नमस्कार बच्चों, हम कल पढ़ रहे थे बाबू गुलाब राय जी का निबंध भारतीय संस्कृति। कल के व्याख्यान में हमने एक निबंधकार के रूप में बाबू गुलाब राय जी को देखा और इसके साथ ही उनका जो ये निबंध संकलित है भारतीय संस्कृति, उस पर भी सामान्य दृष्टि से विचार किया था। आज हम इस निबंध को थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में व्याख्या भी आती है। तो व्याख्या के लिए आपको शब्दार्थ और भावार्थ दोनों निबंध का समझ में आना चाहिए। तो एक दृष्टि देने के लिए आपको मैं इस निबंध पर थोड़ा सा विस्तृत बात करती हूँ और अवतरण के साथ साथ हम चलेंगे। तो देखिए, निबंध की शुरुआत होती है, गुलाब राय लिखते हैं कि संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी। तो जातीय संस्कारों को संस्कृति कहते हैं। मनुष्य में संस्कार कुछ पैदाइशी होते हैं, उसे अपने जन्मना मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, और कुछ संस्कार उसे धीरे धीरे समाज में लोगों के साथ रहने से मिलते हैं। तो इस तरह से गुलाब राय जी का मानना है कि संस्कार संस्कृति का निर्माण करते हैं, और जो संस्कार समाज के होते हैं वो सामूहिक रूप से संस्कृति कहलाते हैं, और इसीलिए संस्कृति एक समूहवाचक शब्द माना जाएगा। इसमें जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियाँ और जो जातिगत विचार परंपराएं होती हैं, उन सब से मिलकर के उस जाति के संस्कार, उस समाज के संस्कार बनते हैं। तो मनुष्य भले ही अकेला रहे कहीं, लेकिन वो अपने संस्कारों से मुक्ति नहीं पा सकता। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं, तो वहाँ के वातावरण, वहाँ की संस्कृति का प्रभाव न्यूनाधिक मात्रा में पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपने भारतीय संस्कृति के जो गुण हैं, मूल्य हैं, उन्हें भुला नहीं पाते हैं। और उन तरह तरह से हम देखते हैं कि वो समाज में या समारोह में, उत्सव में इस तरह से अपने इन संस्कारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसी तरह से बच्चों, संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था। एक बाह्य पक्ष होता है और दूसरा आंतरिक पक्ष होता है, और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्योंकि हम जो भी आचरण करते हैं, हमारा जो भी व्यवहार होता है, वो हमारी मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करता है, हमारे संस्कारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा संस्कृति का बाहरी पक्ष माना गया है, बाहरी अंग है, और भाषा भी हमारी जातीय मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करती है। हमने जैसा देखा था गुलाब राय जी की निबंध शैली की विशेषताओं को, कि गुलाब राय बहुत सारे उदाहरण देकर के अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। इससे उनका जो कथन है वो प्रामाणिक बन जाता है। तो यहाँ पर भी जब वो कहते हैं कि भाषा संस्कृति का बाहरी अंग है, लेकिन वो हमारी जातीय संस्कृति को किस तरह से प्रभावित करता है, उसके लिए बहुत सारे शब्द उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कुशल शब्द। कुशल का मतलब होता है प्रवीण, और कुशल किससे बना? कुश से। और कुश कहते हैं बच्चों जो हमारे यहाँ पर हवन पूजा
जो की जाती है तो उसके लिए जो घास, सूखी घास लाई जाती है वो कुश होता है। तो प्राचीन काल में कुशल किसे कहा जाता था? जो कुश लाने में बड़ा ही कह सकते हैं कि होशियार होता था। और इसके अलावा जो कुछ ला सकता था वो तंदुरुस्त भी होता था, क्योंकि वो जंगल में जाना और घास को लेकर के आना अपने आप में एक श्रम साध्य काम था। तो इसीलिए धीरे धीरे कुशल शब्द प्रवीण के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, यानी पारंगत के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इसी तरह से हम देखते हैं हमारी भाषा में गो से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं। तो ये भी गौ का हमारी संस्कृति में जो प्राधान्य है उसको अभिव्यक्त करता है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब आप विवाह के निमंत्रण पत्र देखते हैं तो उसमें पाणी ग्रहण संस्कार में आगे लिखा होता है समय गोधूली वेला। अब ये गोधूली वेला क्या होती है? वेला मतलब समय। वो समय जब गायें अपने घरों की ओर आती थी। तो बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पक्की सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, कच्ची सड़कें हुआ करती थी गाँवों में। और शाम के समय गाय घर वापस आती थी जंगल में चारा चरने के पश्चात। तो सांध्य काल में जब गाय घर के लिए वापस आती थी तो उनके खुरों से धूल उड़ती थी, इसीलिए वो समय गोधूली वेला कहलाने लगा। और इस तरह से हमारी भाषा में वो रूढ़ हो गया उस समय के लिए। इसी तरह से गवाक्ष कहते हैं हम गोखड़ों को। गोखड़े जो घरों के आगे की तरफ खिड़कियां जो बनी रहती है, तो गवाक्ष शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो गौ प्लस अक्ष, अक्ष कहते हैं आँख को, गाय की आँख के जैसे। गाय की आँख कैसी होती है बच्चों? गोल। तो हो सकता है पहले घरों में जो बाहरी खिड़कियां बनती थी वो गोल गोल बनती होंगी, इसीलिए उनको गवाक्ष कहा जाने लगा। इसी तरह से गुड़सी है और गोपुच्छ है। गोपुच्छ नाटक को कहा जाता है क्योंकि आपने गाय की पूंछ देखी होगी, ऊपर से मोटी और नीचे से पतली होती जाती है। तो नाटक में भी ऐसे होता है, पहले विस्तार होता है फिर उसको समेट लिया जाता है। इसी तरह से गोमुखी होती है जिसमें माला फेरी जाती है। तो बहुत सारे गोपन हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द गौ से संबंधित हमारी भाषा में हैं, जो इस बात को प्रतिपादित करता है कि भारतीय संस्कृति में गौ का, गाय की प्रधानता है। अब आप देखिए मुहावरों को। भाषा में जो मुहावरे प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी संस्कृति से प्रभावित होते हैं। किस तरह से? जैसे हमारे यहाँ पर मुहावरा है हृदय को शीतल करना। अब ऐसा क्यों है? हृदय को शीतल करना मतलब हमारे यहाँ पर गर्म देश है, हमारा वातावरण कैसा है? गर्म है। तो इसीलिए गर्मी के समय हम देखते हैं अगर कोई शीतल पदार्थ, शीतल वस्तु होती है तो वो हमको अच्छी लगती है, मन को आनंद आता है। तो इसी तरह से ये जो मुहावरा बन गया वो है हृदय को शीतल करना। अभी अगर हम विदेशों की बात करते हैं या आंग्ल देश की बात करते हैं तो वहाँ पर मुहावरा है वार्म रिसेप्शन, मतलब गर्मजोशी के साथ स्वागत करना। हम भी अब थोड़ा सा, चूँकि अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, तो दूसरी भाषाओं का प्रभाव, विदेशी भाषाओं का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ता है और हम भी इस शब्द को प्रयोग करने लगे हैं, इस मुहावरे को प्रयोग करने लगे हैं, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना। लेकिन हमारे मूल भाषा का ये शब्द नहीं है। गर्मजोशी, चूँकि आंग्ल देश ठंडा प्रदेश है, इसीलिए वहाँ पर इस तरह का मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से मौन भंग करने के लिए वहाँ ब्रेकिंग द आइस प्रयोग में आता है, क्योंकि वहाँ पर आइस, बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है और जब बर्फ़ टूटती है, गर्मी जब आती है और बर्फ़ टूटती है या बर्फ़ को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर आवागमन सहज रूप से संभव हो पाता है।
तो इसलिए मौन भंग करने के अर्थ में वहाँ पर इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलाब राय जी ने केवल और केवल हिंदी भाषा पर या हमारी भाषा पर ही संस्कृति के प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं किया है, बल्कि उदाहरण दूसरी भाषाओं से भी देकर के इस बात को स्पष्ट किया है कि किस तरह से संस्कृति जो है वो भाषा को प्रभावित करती है। इसी तरह से एक तीसरा पक्ष भी है संस्कृति का, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा। तो बच्चों, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारी वेशभूषा होती है, जो हमारी संस्कृति की परिचायक होती है, वो भी जो है वो किसी भी देश की जो है जो वातावरण होता है उस देश का, उससे प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा देश गर्म देश है, तो ऐसे में हम मोटे और तंग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए पुरुषों के लिए धोती का प्रावधान किया गया और हमारे यहाँ पर स्त्रियों के लिए साड़ी का प्रावधान किया गया, और उत्तर से दक्षिण तक यह जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो उसमें हवा का आवागमन रहता है और वो पतले रहते हैं, इसीलिए गर्मी को अनुभव या गर्मी की जो दाहकता है उसे कम अनुभव किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में मोटे कपड़े जैसे जीन्स पहनी जाती है ना। तो जीन्स मोटे कपड़े की बनी होती है, और जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि वहाँ पर जो वातावरण है वो ठंडा रहता है, तो ऐसे में ठंड ना लगे इस वजह से जीन्स जैसे कपड़ों का प्रावधान वहाँ पर किया गया। इसी तरह से जूते पाश्चात्य देशों में वेशभूषा का एक प्रमुख अंग माना जाता है, और हमेशा जूते पहने रहते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ जूते घर के बाहर ही उतार दिए जाते हैं, क्योंकि हमें धरती का स्पर्श अच्छा लगता है। धरती ठंडी होती है और गर्मी में ठंडी ज़मीन का स्पर्श अच्छा लगता है, इसलिए हमारे यहाँ जूतों को इतना महत्व नहीं दिया गया। इसी तरह से एक और उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि पाश्चात्य देशों में प्रतिदिन नहाने का प्रावधान भी नहीं है, जबकि भारतीय संस्कृति में हम ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन सुबह नहाकर ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है, वही कि वहाँ का वातावरण ठंडा है, वहाँ रोज़ नहीं नहा सकते हैं, बिना नहाए भी काम चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जल की प्रधानता है, और इसके साथ ही साथ चूँकि गर्मी है तो पसीना होता है, और नहाने से शरीर स्वच्छता के साथ ही स्वस्थ भी बनता है, तो इसीलिए नहाना हमारे धर्म का अंग हो गया। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे उदाहरण देकर के बाबू गुलाब राय जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि संस्कृति के जो दो पक्ष हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इसके साथ ही साथ जो भाषा हमारी होती है तो वो किस तरह से संस्कृति से प्रभावित होती है और प्रभावित करती भी है। ये सारी चीज़ें आज हमने अपने इस व्याख्यान में देखी है। कुछ पंक्तियाँ मैं आपको दूंगी जिसकी आपको व्याख्या करके मुझे बतानी है, होम असाइनमेंट के रूप में, गृह कार्य के रूप में। तो बच्चों, ये जो होम असाइनमेंट आपको दिया जाता है वो आपके लिए अभ्यास है कि परीक्षा में जब आप लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका ये सारा का सारा पूर्वाभ्यास होता है। तो आप सभी इसे अवश्य करें। कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी उदासीन हैं। तो मेरा आग्रह है आप सभी से कि वीडियो देखें ज़रूर, और इसके साथ ही साथ जो गृह कार्य आपको दिया जाता है उसे भी करने का प्रयास करें। धन्यवाद।